हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। यह जो क्लासेज आपका चल रहा है जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस पेपर को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज के सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखते रहिएगा। 2024 में रेलवे के जितने भी आपका एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम के पाँच पाँच सेट का यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हर एग्जाम का अगर आप 5 सेट कर लेते हैं तो आगे का पैटर्न बिल्कुल आपका वैसा ही है। तो आगे के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हर एग्जाम का जो है 5 सेट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत हम लोग की है टेक्नीशियन से। टेक्नीशियन ग्रेड 3 देख रहे हैं, फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई देखेंगे, जेई देखेंगे, एएलपी देखेंगे। हर एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो 2025 में आपका रेलवे का कोई भी पेपर हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देना हो, तो उन सभी के लिए यह जो सीरीज है वो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इन सभी वीडियोज़ को आप अच्छे से देखते रहिएगा। साथ ही साथ यह जो क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा जहाँ से आप जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज और आपको हम बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रेलवे के लिए स्पेशल सफलता बैच आपका चल रहा है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साथ ही साथ 1 साल का टेस्ट पास भी है। उस बैच में जो है जो भी आपका कराया जा रहा है कॉन्सेप्ट, सारे के सारे 2024 में जो टीसीएस का पैटर्न रहा है उसके अनुसार वहाँ पे क्लासेज जो है वो आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पजल से है। बोला क्या है कि 7 बक्से ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग पजल के क्वेश्चन को देखे थे, आज भी आपका क्वेश्चन मिला है। अब देखिए बोला क्या है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। मतलब इसी तरह से आप अरेंज मत कर दीजिएगा कि ए को ऊपर, बी को नीचे, उसके नीचे सी, इस तरह से नहीं करना है। आगे जो डाटा दिया है उसके अनुसार आपको इसको अरेंज करना है। अच्छा, कितना बक्सा है, देखिए 3 3 6 और 1 7। अब 7 बक्सा है और सातों एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे। देखिए 7 बक्सा सबसे पहले बना देंगे। देखिए हमारा हो गया पहला बक्सा, यह दूसरा बक्सा, यह तीसरा बक्सा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा और यह आपका 7वां बक्सा। 7 बक्सा बना दे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल कितना बक्सा हो गया आपका? 7 बक्सा। अब देखिए हम लोग इस तरीके से क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें जो है दो दो पॉसिबिलिटी होती है और जो भी पॉसिबिलिटी है उसको लेकर के आपको चलना होता है ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए। जैसे देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लाइन देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, एल के नीचे केवल 3 बक्से। तो एल के नीचे केवल 3 बक्से, तो सोचिए एल को कहाँ रखे कि उसके नीचे केवल 3 बक्सा आए। तो सर अगर हम एल को यहाँ रख देना तो एल के नीचे 1 2 3 केवल 3 बक्सा आएगा। इस तरह भी सेट कर लीजिए, एल को अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो एल के नीचे केवल 3 बक्सा आएगा। दो दो पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में बनता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब एल के नीचे केवल 3 बोला है तो एल तो यहीं पे रहेगा, तभी तो इसके नीचे केवल 3 बक्सा होगा। आगे देखिए क्या बोला है, एल और जेड के बीच केवल 2 बक्से। अब इसी के लिए हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे। यहाँ पे क्या बोला है कि एल और जेड के बीच केवल 2 बक्से। अब जेड के बारे में तो यह नहीं बोला है कि यह एल के ऊपर है कि नीचे है, सिर्फ इतना बोला है कि एल और जेड के बीच 2 बक्से। तो अगर हम इसमें यहाँ पे जेड को रखते हैं तो देखिए एल और जेड के बीच 2 बक्सा हो गया। इसमें अगर हम यहाँ पे जेड को रखते हैं तो यहाँ भी देखिए एल और जेड के बीच 2 बक्सा हो जाएगा। कहने का मतलब कि यह दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है। जेड आपका एल के ऊपर भी हो सकता है और जेड आपका एल के नीचे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि एल और जेड के बीच में 2 बक्सा। अब एल और जेड के बारे में ऐसा तो नहीं बोला है कि इसमें से कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इस वजह से देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आगे देखिए अब क्या बोला, केवल ए बी के ठीक ऊपर रखा गया है। केवल ए को बी के ठीक ऊपर, मतलब ए को बी के ऊपर, यानी बी के ऊपर ए के अलावा और कोई नहीं है। तो फिर बी कहाँ रहेगा? बी यहाँ पे रहेगा और बी के ठीक ऊपर केवल ए है। ठीक है, बी के ठीक ऊपर कौन है? केवल ए है। इसमें हम इस तरीके से रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो यह पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो गया? यह पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इसको छोड़ के चलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बोला है केवल ए बी के ठीक ऊपर है। तो केवल ए बी के ठीक ऊपर कब होगा? जब बी ऊपर से सेकेंड होगा तभी तो उसके ठीक के ऊपर ए होगा। और यहाँ पे हम ए को ऊपर में नहीं रख सकते हैं, केवल ए बी के ठीक ऊपर, यानी सबसे ऊपर जो है आपका ए है। इसमें सबसे ऊपर जगह खाली नहीं था, इसलिए इसे यह पॉसिबिलिटी हमारा एक गलत हो गया। हम उसको छोड़ करके जो सही है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्लियर? यह बात समझ में आ रहा है ना? केवल ए बी के ऊपर, तो केवल एक मंजिल अगर ऊपर है इसका मतलब है कि ऊपर से सेकेंड मंजिल पे बी होगा। आगे चलिए, अब क्या बोला है, एक्स को वाई के नीचे किसी स्थान पर लेकिन सी के ऊपर।
एक्स को कहाँ रखा गया है, वाई के नीचे किसी स्थान पर। एक्स को रखा गया है वाई के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन सी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप वाई को रखते हैं तो वाई के नीचे किसी स्थान पर यहाँ पर एक्स को रख दीजिए, लेकिन सी के ऊपर होना चाहिए तो सी को यहाँ रख दीजिए। ऐसा ही तो बोला है एक्स को वाई के नीचे किसी स्थान पर, तो एक यह जगह खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। एक्स वाई के नीचे जरूर है लेकिन सी के ऊपर है, तो अगर हम एक्स को यहाँ रखते हैं तो यह सी के ऊपर हो जाएगा और वाई के नीचे, अच्छा वाई के जस्ट नीचे नहीं बोला है, वाई के नीचे किसी स्थान पर लेकिन सी के ऊपर। अब इस तरीके से सातों का सातों बक्सा जो है हमारा यहाँ पे भर चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है हम उसका आंसर यहाँ पे देंगे। सवाल यह पूछा है कि कौन सा बक्सा नीचे से दूसरे स्थान पर, भाई नीचे से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, सी। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा, जहां पे यह कह रहा है कि नीचे से दूसरा बक्सा कौन है, सी है। ठीक है, आगे चलिए। अगला देखिए, यहाँ पे जो है जो आपका ट्रैड दे रखा है, इसके बारे में क्या बोला है कि दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मतलब इस पैटर्न को अनुसरण करने वाला कौन सा ऑप्शन है वो हमको यहाँ पे खोज के बताना है। तो पैटर्न में देखिए नंबर्स का गैप सिर्फ आपको देखना होता है। देखिए जे 10 पे होता है और ई आपका 5 पे होता है, तो कितना का गैप यहाँ पे चल रहा है, सर यहाँ पे चल रहा है आपका 5 का गैप। ठीक है, इसको चेक करिए। के आपका होता है 11 पे, एफ होता है आपका 6 पे, यहाँ भी 5 का गैप है, सिर्फ गैप देखिए। एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, यानी 1 का गैप। हर एक लेटर का पोजीशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए और आपके जहन में रहना चाहिए। जैसे ही कोई लेटर बोला जाए उसका पोजीशन आपके दिमाग में खट से याद आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। भाई टी कितना पे होता है, टी 20 पे होता है, याद करिए। इसको हम याद कैसे कराए थे, T20, 2020 मैच को हम क्या बोलते हैं, T20। तो T20 से क्या पता चला कि टी 20 पे होता है, U21 पे होता है। ऐसे बहुत सारे हमने आपको याद करवाया था। जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा था कि x को कैसे याद रखना है, तो x को कुछ इस प्रकार से, ऐसे 24 गुने 7 कहीं लिखा हुआ आप देखे हैं, हाँ सर देखे हैं, कहाँ पे देखते हैं। जो भी चीज़ 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है, जैसे हॉस्पिटल है, दवा दुकान है, एटीएम है, वहाँ पे 24 गुने 7 लिखा रहता है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें यह फ़ायदा मिलेगा कि 24 नंबर पर कौन है, x है। तो इस तरीके से हर एक लेटर का पोजीशन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया है। आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद कराया गया है। उससे क्या होगा, एक एक लेटर का पोजीशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और कम से कम 5-7 सवाल तो आपका इसके ऊपर आधारित पूछता ही पूछता है ना। यह वाला हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अलग अलग तरीके से अल्फाबेट के ऊपर आधारित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई उसके पोजीशन को आप याद कर लो ना, और केवल सीधे से नहीं, सीधे और उल्टे दोनों से, साथ ही साथ किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, यह बहुत काम का चीज़ है। अब देखिए 5 का गैप, 5 का गैप, अब जिसके पास यह, इसको याद होगा, देख के पता चल रहा होगा। यहाँ भी देख लीजिए 14 है, यहाँ 21, 14 है और यह आपका 9 है, 5 का गैप। यहाँ पे देख लीजिए यह 15 है, यह 10 है, 5 का गैप, PQ 1 का गैप, यानी 5-5-1 का यहाँ पे चल रहा है। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5-5-1 के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें क्या बताना है, किस पैटर्न का अनुसार नीचे दिए गए तरह के द्वारा किया जाता है। अच्छा कौन कर रहा है ये हमको चुनना है, ठीक है। ओजे देखिए, यहाँ पे देखिए यह 10 पे, यह 15 पे, 5 का गैप हो गया भाई। यहाँ पे पी देख लीजिए कितना पे है, पी आपका 16 पे और के आपका 11 पे, यहाँ पे कितना का गैप चल रहा है, 5 का गैप चल रहा है। क्यू 17 पे और यह आपका 19 पे, यहाँ पे 2 का गैप चल रहा है। तो यह तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, 17-19, यहाँ 5-5, यहाँ 2, 1 का होना चाहिए ना। आगे चलिए, इसको देख लीजिए R18 पे, T20 पे 2 का गैप है, लास्ट में नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए S19 पे, U21 पे 2 का गैप है, यह भी नहीं होगा, लास्ट में तो 1 का गैप होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 14 पे, 15 पे ठीक है, L12 पे, G7 पे 5 का गैप ठीक है, M13 पे, H8 पे 5 का गैप ठीक है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। यानी इस पैटर्न को फॉलो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, डी। फॉलो क्या कर रहा है कि 5-5 और 1 का गैप है, तो 5-5-1 का गैप वाला एकमात्र ऑप्शन है। बाकी को देख के पता चल रहा है। अगर लेटर पोजीशन याद हो तो फिर देख के आप बता पाओगे कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका कौन है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जैसे जो 13 है ना, उसको जो भी कैलकुलेशन करना है वह 13 के ऊपर ही करना है, उसको अलग अलग 1-3 अलग अलग करके मत करिएगा।
ठीक है, यह चीज आपके लिए और आसान बना देता है, सोचने का दायरा आपका सीमित कर दे रहा है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए 13 लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते थे, हम एक को अलग, 3 को अलग करके, एक का क्यूब 3 का क्यूब, एक का स्क्वायर 3 का, इस तरह से भी हम लोग कर लेते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यह चीज आपको क्या है, यह चीज आपको जो है और आसान क्वेश्चन को बना देता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस यहाँ जो आपका दे रखा है एक्स का वही संबंध, एक्स का जो संबंध 84 के साथ है, 11 का वही संबंध वाई के साथ होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आप चुनिए, यह क्वेश्चन पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड है। ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो x और 84 के साथ वही संबंध बनाएगा जो 11 और y के साथ बनता हो। तो अगर 6 और 153 लेते हैं विकल्प पे, तो 6 के साथ क्या बन सकता है, 14 छके 84, 11 गुने 14 अगर करते हैं तो 145। ऐसा तो नहीं हो रहा है। और कोई दूसरा चीज सोचिए, अगर हम कोई दूसरा चीज, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या जहाँ 6 है, 14 छके 84, 11 गुने 14, 145 नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। 6 के साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो अगर 6 के साथ 13 छके 78, 13 बार गुना करेंगे फिर इसी को जोड़ लेंगे, यानी 6 गुने 13 कितना हो जाएगा 78, और प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 84। आगे चलिए, आगे यही चीज आप 11 के साथ करिए, तो हम क्या करेंगे 11 गुने 13 और प्लस 11, तो 11 गुने 13 कितना होता है 143, प्लस 11 154। तो 154, 6 और 154 किस ऑप्शन में है, विकल्प बी में है। तो विकल्प बी हमारे आंसर होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दे रहा है। देखिए क्या किए, 6 का 84 के साथ दो संबंध, एक तो 14 छके 84, तो अगर 14 छके 84 तो 11 गुने 14 होना चाहिए 145, तो ऐसा नहीं है। दूसरा चीज हम क्या सोचे, 6 से 84 का क्या संबंध हो सकता है, तो 6 गुने 13 किए और फिर 6 को ही जोड़े, तो 6 गुने 13 कितना हो जाएगा आपका 78, प्लस 6 84। उसी तरह से अब 11 पर वही चीज अप्लाई करके देखिए, तो 11 गुने 13 143, और फिर 11 जोड़ेंगे 154। ऐसा विकल्प बी में हो रहा है, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यही चीज आपका इंग्लिश में है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कथन और कारण का यह क्वेश्चन है। कथन क्या है, भले ही, यहाँ पे कथन लिखा हुआ है देखिएगा, भले ही स्कूल एक्स के छात्र पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ 3 में रहे हो, लेकिन स्कूल को कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार नहीं मिला। भाई स्कूल एक्स के छात्र जो है पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 3 में रहा है, टॉप 3 में जरूर रहा है, लेकिन स्कूल को कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्कूल का, है ना, पुरस्कार यहाँ पे नहीं मिला है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण देखिए क्या बोला है, स्कूल एक्स में ट्यूशन फी अधिक है। भाई इसके जो नेगेटिव सेंस में जाएगा उसको आप हटा दीजिएगा। यह कारण तो नहीं हो सकता है कि ट्यूशन फी अधिक है इस वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार ना मिले। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी है, यह कारण आपका हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है वह आपका संभावित कारण यहाँ पे बन रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है। बोला है सभी म्यूजियम पार्क है। इस सभी म्यूजियम क्या है, सभी म्यूजियम जो है एम से म्यूजियम कर दिए, जो भी म्यूजियम है वह पार्क है, तो म्यूजियम के ऊपर से क्या रहेगा, पार्क हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई पार्क थिएटर नहीं है, कोई भी जो पार्क है वह थिएटर नहीं है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए कोई पार्क थिएटर नहीं है, तो इस तरीके से पार्क है, यहाँ पे आप बना लिए थिएटर, और पार्क और थिएटर में कैसा संबंध है, नेगेटिव। किसके साथ, पार्क और थिएटर के साथ, यानी पार्क थिएटर नहीं है तो पार्क के साथ जो भी है उसके साथ इसका नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। इधर जो कुछ भी है, पार्क थिएटर नहीं है, यानी इधर जो कुछ भी है या पूरा पार्क है ना, वो आपका थिएटर नहीं होगा, इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब कोई थिएटर पार्क नहीं होगा, कोई थिएटर यहाँ पे क्या बोला है, म्यूजियम नहीं होगा। अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या है, कोई म्यूजियम थिएटर नहीं है। देख लीजिए, म्यूजियम थिएटर में कैसा संबंध है, नेगेटिव संबंध है, बिल्कुल सही है, कोई म्यूजियम आपका थिएटर नहीं होगा। कम से कम कुछ पार्क म्यूजियम है, हाँ जी, यह पूरा पार्क है, इसी का तो इतना हिस्सा म्यूजियम है, कोई पार्क यह पूरा है, इसका इतना हिस्सा म्यूजियम है, तो यह भी सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो आपका कथनों के अनुसार है, विकल्प डी। दूसरा तरीका क्या था इसको बनाने का, हम ऐसे बनाते, सभी म्यूजियम पार्क है, तो जो भी म्यूजियम है उसको क्या बना देते, पार्क बना देते। और आगे क्या बोला है, कोई भी पार्क थिएटर नहीं है, तो कोई भी पार्क थिएटर नहीं है, तो जितना भी पार्क का हिस्सा है उसको रेखांकित कर लीजिए, तो यह सबका सब पार्क ही तो है, रेखांकित करिए और रेखांकित भाग के बीच में लिखिए कि यह थिएटर नहीं है। यह क्या नहीं है, थिएटर नहीं है। जिसको भी आप रेखांकित किए हैं, किसको रेखांकित किए हैं, पूरे पार्क को, पूरे पार्क को रेखांकित क्यों किए, क्योंकि बोला है कोई भी पार्क थिएटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, निष्कर्ष निकालिए, कोई म्यूजियम थिएटर नहीं है,
कोई म्यूजियम क्या है आपका, थिएटर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो म्यूजियम है वो आपका म्यूजियम थिएटर नहीं है, क्योंकि म्यूजियम के पूरे हिस्सा रेखांकित है और रेखांकित भाग आपका थिएटर नहीं होगा। कम से कम कुछ पार्क म्यूजियम है, यह पूरा पार्क है, इसका इतना हिस्सा म्यूजियम है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने अगर आपको आ गया तो फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और कई वीडियो हमारा जो है इसमें हमने सिलॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। उन वीडियोस को देख करके अगर बेसिक आपका नहीं है, यहाँ पे बेसिक थ्योरी आपके पास नहीं है सिलॉक्स का, तो आप ले सकते हैं वहाँ से। एक वीडियो काफ़ी है, आधे घंटे का। आगे देखिए क्या बोला है। यदि जे का अर्थ गुना है, के का अर्थ माइनस है, एल का अर्थ भाग है और एम का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। भाई 5 को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसका जो अर्थ है यहाँ पे सिंबल आप लगा दीजिए। देखिए जे का अर्थ गुना है तो जे के जगह हम क्या लिख दिए, गुना, यहीं पे कर लेते हैं। के का अर्थ माइनस है तो के की जगह हम क्या कर दिए, माइनस। आगे बोला है एम का अर्थ प्लस है तो एम के जगह हम क्या करेंगे, एम के जगह हम करेंगे प्लस। आगे चलिए, और यहाँ पे देखिए एल का अर्थ क्या बोला है, एल का अर्थ है भाग, तो एल के जगह क्या कर लेंगे, हम भाग कर लेंगे। बाकी बोर्ड मास के अनुसार इसको सोल्व कर लीजिए। पहले किसका क्रिया होगा सर, पहले भाग का क्रिया होगा। तो 21 में 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 3। फिर गुना का क्रिया, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। बाकी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में से कोई भी पहले कोई बाद में कर लीजिए। तो यह हो गया 60 और इधर 3 आपका प्लस में 63, 63 में से 56 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 7। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जिस लेटर से जिस सिंबल को दर्शाया है बस वह सिंबल लिख लेना है, बाकी बोर्ड मास के अनुसार कैलकुलेशन करना है। भाग का क्रिया पहले, उसके बाद गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से हम लोग करते हैं। आगे चलिए, सवाल नंबर 7 देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोला यहाँ पे है कि पी क्यू आर एस टी यू और भी कितना व्यक्ति, 3 3 6 और 1 7 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज हो गया, 7 व्यक्ति बैठा है, ये सभी 7 व्यक्ति को बिठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 व्यक्ति को बिठा दिए। सबका चेहरा कहाँ पे, केंद्र की ओर है, सब केंद्र की तरफ देख रहा है। अच्छा, इसके बाएं दाएं में आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है उसका दाहिना तरफ इधर होगा, बायां तरफ इधर होगा। जो यहाँ बैठा है उसका इस तरफ दाहिना होगा, इस तरफ बायां होगा। जो यहाँ बैठा है उसका इधर बायां होगा, इधर दाहिना होगा। जो यहाँ बैठा है उसका इधर बायां, इधर दाहिना। जो यहाँ पे बैठा है उसका इस तरफ नीचे बायां होगा, इस तरफ दाहिना होगा, ठीक है। यानी अपने आप को इस पोजीशन पे बिठा के देखना है कि अगर हम यहाँ पे बैठे रहे इस तरफ चेहरा करके, तो बायां हाथ इस तरफ होगा, दाहिना हाथ इस तरफ होगा, यही तो है ना। बाकी चीज जो है यहाँ से हमें करना है। अब देखिए बोला क्या है, सबसे पहला लाइन बोला एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति। एस के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कहीं पे पहला व्यक्ति को जहां आपकी मर्जी वहां बिठा लीजिए, हम यहाँ पे इसको बिठा लिए। अब बोला है एस के बाईं ओर से गिनने पर, तो बाईं ओर से गिनिए, 1 2। बोला है कि एस के बाईं ओर से गिनने पर एस टी और एस के बीच एक व्यक्ति, तो एस के बाईं ओर से गिनेंगे, एस और टी के बीच एक व्यक्ति कब होगा, जब आपका टी यहाँ पे होगा। एस के बाईं ओर से गिनने पर एस और टी के बीच एक व्यक्ति, इसका मतलब एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, टी है, ठीक है। बाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। एस के किस तरफ से गिनने पर, बाईं ओर से गिनने पर। हम यहाँ पे टी को नहीं बिठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगर सीधे बोलता यहाँ पे कि एस और टी के बीच में एक व्यक्ति, तब टी यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन क्या बोला है, बाईं ओर से गिनने पर। क्वेश्चन यह जो शब्द है और आपके लिए आसान बना दिया। आगे आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच 2 व्यक्ति। आर के बाईं ओर से गिनने पर भी और आर, इसमें ना तो भी है ना ही आर है, मतलब क्वेश्चन के इस लाइन को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अभी अंडरलाइन करके आप छोड़ दीजिए। आगे चलिए, अगली पंक्ति में बैठे, अगली पंक्ति में चलिए। आगे देखिए बोला है टी और क्यू पी के निकटतम पड़ोसी। टी और कौन, टी और बोला है टी और क्यू पी का पड़ोसी। तो टी और क्यू दोनों पी का पड़ोसी कब होगा, जब पी आपका यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा, तभी तो पी का पड़ोसी टी भी हो जाएगा और यहाँ पे क्यू को हम रख सकते हैं। आप बोलिएगा सर अगर यहाँ रखेंगे पी को, तो यहाँ रखिएगा पी को, तो एक तो इसका पड़ोसी टी होगा और दूसरा जगह खाली है नहीं कि आप जो है इसका पड़ोसी क्यू को बना सकते हैं। तो हम पी को यहीं रखेंगे, क्योंकि पी को टी का पड़ोसी भी बनाना है और साथ में क्यू का भी पड़ोसी बनाना है। तो पी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो टी का पड़ोसी हो जाएगा, और यहाँ अगर क्यू को रख देते हैं तो क्यू का भी आपका पड़ोसी हो जाएगा। तो क्या बोला था यहाँ पे, टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी, टी और क्यू पी का निकटतम पड़ोसी हो गया। आगे बोला है एस यू के ठीक बाईं ओर, एस यू के बाईं ओर
क्या बोला है, एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस कहाँ है, यू के ठीक बाईं ओर, तो यू यहाँ पे होगा तभी तो ठीक बाईं ओर एस हो जाएगा। आगे चलिए, अब हमसे क्या पूछा है, क्यू के बाईं ओर गिनने पर क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति। अच्छा, क्वेश्चन का एक लाइन छूट गया था, ये उसको एडजस्ट करते हैं। बोला है आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच दो व्यक्ति। आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच में, भी और आर के बीच में कितना व्यक्ति है, भी और आर के बीच में आपका दो व्यक्ति। लेकिन बोला है आर के दाईं ओर से गिनने पर, आर के दाईं ओर से गिनने पर भी और आर के बीच, आर के दाईं ओर से गिनने पर, तो अगर हम आर को यहाँ रखते हैं, दो ही जगह खाली, एक जगह आर एक जगह भी आएगा, तो अगर हम आर को यहाँ रखते हैं तो आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और भी के बीच दो व्यक्ति आ जाएगा, आ जाएगा, देख लीजिए। आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और भी के बीच दो व्यक्ति, दो ही तो जगह बचा है, तो या तो यहाँ आर या फिर यहाँ भी होगा। तो अगर यहाँ भी रखते हैं तो भी के दाईं ओर से गिनने पर, है ना, आर के दाईं ओर से गिनने पे नहीं होगा, आर के बाईं ओर से गिनने पे हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें आर को रखना पड़ेगा, तभी तो आर के दाईं ओर से गिनने पर आर और भी के बीच में दो व्यक्ति आएगा, है ना। अब क्या पूछा है, क्यू के सवाल पे आइए, अब सभी बैठ गया। क्यू के बाईं ओर से गिनने पर क्यू और आर के बीच में कितना व्यक्ति। क्यू के बाईं ओर से गिनने पर, देखिए यहाँ पे क्यू है, बाईं ओर इस तरफ, अब बाईं ओर इस तरफ होगा, तो Q और R के बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा, तीन व्यक्ति। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। Q और R के बीच में, Q के बाईं ओर से गिनने पर, यहाँ पे Q है ना, तो Q के बाईं ओर से गिनिएगा तो Q और R के बीच में कितना व्यक्ति, तीन व्यक्ति। अगर Q के दाईं ओर से गिनिएगा तो Q और R के बीच में दो ही व्यक्ति, लेकिन बाईं ओर से गिनने पे तीन व्यक्ति हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। यह तो आपका इजी वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक। मतलब हमें चुनना है ऐसे कितने विषम अंक हैं, यानी ऐसे कितने और नंबर्स है जिसके बाद में भी एक इवन नंबर और जिसके पहले भी आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। पहले भी सम, बाद में सम, ऐसा कितना विषम संख्या। देखिए, क्या यह होगा विषम संख्या, नहीं। इसके पहले बाद में तो विषम है नहीं, सम है नहीं, इसके पहले भी बाद में सम नहीं है। यह भी सम है, इसके पहले बाद सम नहीं है, इसके भी 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 पहले बाद सम नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके भी पहले बाद सम नहीं है। और आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, इसके भी पहले बाद सम नहीं है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए इसके भी पहले बाद सम नहीं है। यहाँ पे आते हैं, हाँ, एक तो आपका 5 हो जाएगा। देखिए 5 के पहले भी सम है, बाद में भी सम है। आगे चलिए, दूसरा 3 हो जाएगा, 3 के पहले भी सम है, बाद में भी सम है। इसके अलावा कोई होगा क्या सर, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे हमें क्या चुनना था, ऊपर जो श्रृंखला है उसमें कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने ऑड नंबर्स है जिसके पहले भी सम और बाद में भी सम, पहले सम बाद में सम। यानी यह पैटर्न फॉलो करने वाला कितना अंक है कि विषम से पहले भी सम और बाद में भी सम। तो यहाँ देख लीजिए, विषम है, पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम है, पहले सम बाद में सम नहीं है, विषम है, पहले सम बाद में सम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते गए, यहाँ देखिए विषम है, पहले सम है, बाद में सम नहीं है। आगे चलिए, विषम है, पहले सम, पहले और बाद में दोनों में से कहीं भी सम नहीं है। आगे चलिए, विषम है, पहले बाद दोनों में सम नहीं है, विषम है, बाद में सम है, पहले सम नहीं है, विषम है, पहले सम बाद में सम। यहाँ देखिए, विषम है, पहले सम बाद में सम। और देख लीजिए, और कोई विषम है, पहले सम बाद में सम, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे कुल मिला के कितने हैं, ऐसे कुल मिला के 2 अंक है। क्लियर, कितना है आपका, 2 अंक। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है। बोला है कि बाएं से दाएं ही क्वेश्चन यह पूछा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं, सीधे आप यहाँ पे आइएगा, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक। ऐसे कितने संख्याएं हैं, मतलब ऐसा कितना नंबर है जिसके बाद में भी सिंबल और पहले भी सिंबल। ऐसा कितना नंबर है, ऐसे कितने अंक है जिसके पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। तो देखिए, इस अंक के पहले बाद में सिंबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, क्या इस अंक के पहले और बाद दोनों में सिंबल है। प्रतीक का मतलब सिंबल होता है, जैसे @ हैश एंड प्लस, यह सब सिंबल है। तो ऐसे कितने नंबर है जिसके पहले भी और बाद भी सिंबल। तो ऐसा तो एक तो आपका 1 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 9 भी तो होगा, इसके पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। 6 भी तो होगा, इसके पहले सिंबल बाद में सिंबल। 2 भी तो होगा, इसके पहले सिंबल बाद में भी सिंबल। और कोई नहीं, तो 1 2 3 4 आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 4। ऐसे कुल मिला के 4 नंबर्स हैं जिनके पहले और बाद दोनों में क्या है, आपका प्रतीक है, यानी कि सिंबल है। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, हमें क्या चुनना है, असंगत अक्षर समूह, समूह में व्यंजन स्वरों की संख्या है उसके स्थान पर आधारित नहीं है। मतलब आपको असंगत इसमें से चुनना है कि कौन असंगत है, मतलब चारों में से
जो विषम है उसको छांटना है। क्लासिफिकेशन का ये आपका सवाल है। देखिएगा डिफरेंस से पता चल जाएगा। जी और के, यह 7 पे 11 पे कितना का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पे जो डिफरेंस है वह कितना का है? 4 का। और यह आपका 15, यह 10, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 5 का। 4 5 चल रहा है क्या? 7 और 11 4 का गैप, और ये आपका 10 और 15 5 का गैप। इधर देख लीजिए 5 और 9, इधर तो 4 का गैप चल रहा है। और यहाँ पे आपका एम कितना होता है? एम 13 और एच 8, 5 का गैप। 4 5 4 5 दोनों जगह मिल गया। इधर चेक करते हैं, पी 16 पे और टी 20 पे, यह भी कितना? 4 हो गया। और एक्स 24 पे आर 18 पे, यह कितना हो गया? 6 का गैप हो गया। देख लीजिए 18 6 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विषम। 4 5 चल रहा है, जब दो में मैच कर रहा है तो आगे भी मैच करेगा। देख लीजिए इन 14 पे आर 18 पे 4 का गैप, भी आपका 22 पे क्यू 17 पे 5 का गैप, तो 4 5, यहाँ भी, यहाँ 4 6 हो रहा है, यानी विकल्प डी। बाकी के दोनों लेटर में क्या डिफरेंस चल रहा है? 4 का 5 का, 4 का 5 का, लेकिन यहाँ 4 6 का है। विषम चुनने का मतलब है कि चारों में से कौन आपका सबसे अलग दिख रहा है। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारा यही है और सिंबल से संबंध को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, इसको देखते चलिएगा। पहले इसके हिसाब से हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। P गुना Q, गुना का मतलब A गुना B का अर्थ A B की माँ, तो P गुना Q का अर्थ P Q की माँ। तो P को बनाना है Q की माँ, तो P कहाँ रहेगा? Q के ऊपर। और जिसका जेंडर क्लियर हो उसको भी आप यहाँ पे दर्शाते चलिएगा। पुरुष को त्रिभुज में, महिला को सर्किल में। और किसी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ उसके माता पिता को। तो Q के ऊपर अगर P है मतलब P या तो माता होगा या पिता होगा। अब चूंकि सर्किल में है तो क्लियर हो गया कि महिला है तो माता होंगी। आगे देखिए फिर क्या है, Q भागा R, तो A भागा B का अर्थ A B का भाई, तो Q भागा R का अर्थ Q R का भाई। तो Q को R का भाई बनाना है, यानी Q और R दोनों साथ में रहेगा। और Q भाई है तो Q कहाँ रहेगा? ट्रायंगल में। Q R का भाई हो गया। R भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है Q का। आगे चलिए, R माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति, तो R माइनस एस का अर्थ R S का पति। तो R S का पति कब होगा? जब R और S दोनों साथ में आएगा। और R पति है मतलब यह पुरुष होगा, इसका पति है यानी एस पत्नी होगा, और पति पत्नी के बीच प्लस का सिंबल। यही तो है R माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति, तो R माइनस एस का अर्थ R S का पति। आगे आगे क्या है आपका? S गुना टी, तो A गुना बी का अर्थ ए बी की माँ, तो S गुना टी का अर्थ एस टी की माँ। तो एस को बना दीजिए टी की माँ। एस टी की माँ कब होगा? जब एस जो है वह टी के ऊपर आएगा। तो एस पहले से इसके नीचे हम टी को रख दिए, एस टी के ऊपर हो गया। फैमिली ट्री हमारा बन के तैयार हो गया। इस फैमिली ट्री में सबका जेंडर भी क्लियर है, सिर्फ किसका जेंडर क्लियर नहीं है? टी का। टी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। सवाल क्या पूछा है? पूछा है पी का टी से क्या संबंध। अच्छा, पी का टी से क्या संबंध, इसका मतलब पी क्या लगता है टी का, यह बताना है। इसमें कंफ्यूज आप मत करिएगा। पी का टी से क्या संबंध मतलब क्या बताना है? पी क्या लगता है टी का। तो देख लीजिए, यह टी की माता, यह पिता, माता का पति तो पिता, तो यह टी का पिता। और इसका देख लीजिए, यह भाई और ये इसकी माँ, यानी टी के पिता की माता पी है। टी के पिता की माता कौन है? पी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पिता की माता। किसी भी व्यक्ति के ऊपर देखिए, पी जो है माता है क्यू का और आर का, दोनों का। क्यू आर के साथ जो आएगा भाई बहन ही होगा, तो साथ में जो भी आएगा उन सब का यह क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। पी की माता क्यू है और क्यू और आर भाई है, तो दोनों की माता। आर की पत्नी एस है, ठीक है। तो आर की पत्नी एस है, तो देखिए पी का बेटा आर होगा, पी का बहू एस होगा, और टी जो है वह पोता या पोती हो जाएगा, किसका? पी का हो जाएगा। और पी जो होगा वह टी का क्या होगा? देखिए माता, ये हो गया पिता, पिता की माता यानी कि दादी, दादी होगा किसका? टी का। क्लियर हो रहा है। और इस दोनों में देख लीजिए, एस के, इसका पति कौन है? आर, और इसकी माता पी है, यानी पी जो है वह सासू माँ हो जाएगी किसकी? एस की, और एस बहू हो जाएगी किसका? पी का। ठीक है, हर एक का आपका यहाँ पे एक बार फैमिली ट्री बना लिए फिर आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो ही जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्रम के आधार पर इसका जो संबंध इसके साथ है, क्या संबंध चल रहा है देखो तो। 14 पे है ना, इन 14 पे, और एच 8 पे क्या हो रहा है? माइनस का 6 हो रहा है ना। 14 8 तो -6 हो गया। सब में चेक करिए तो जे आपका कितना पे होता है? 10 पे, 4 पे -6, 17 पे, 11 पे -6, 15 पे, 9 पे -6, यानी प्रत्येक लेटर में -6 करके कोड किया गया है। तो आप यहाँ भी -6 कर लीजिए। देखिए PLSQ है ना, PL क्या है? SQ। -6 करना है हर एक लेटर में। P होता है 16 पे, 16 में से 10 माइनस करेंगे, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, 10 नंबर पे जे। 12 पे 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा F। 19 पे 19 में से 6 माइनस करेंगे 13, M हो जाएगा।
17 में से 6 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। जे एफ एम के विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या किया गया था, किस तरीके से कोड किया गया था, और एक लेटर में से 6 घटा करके। आगे देखिए, कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी संतरे आम है। भाई जो भी संतरा है ना, सबका सब क्या है, एस से संतरा हम कर लिए और ए से आम, सभी संतरा आपका आम है। और कोई आम केला नहीं है, कोई आम केला नहीं है, तो इसी तरीके से बना लेते हैं। आम का कोई भी हिस्सा केला नहीं है, यानी आम और केला में नेगेटिव संबंध। और यह पूरा आम है जिसमें आपका संतरा शामिल है, क्योंकि जो भी संतरा है सब आम ही है, तो यह पूरा का पूरा इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। निष्कर्ष निकालिए। देखिए पहला क्या है, कोई केला आम नहीं है। कोई केला आम है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एक केला और आम के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कोई केला आम नहीं है, बोला ही है तो सही है। सभी आम संतरे हैं। सभी आम संतरा कब होता है, जब आपका आम के ऊपर से संतरा होता है। हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, यानी कि विकल्प सी। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। भाई पिता की आयु यानी कि फादर का जो एज है वह सन की एज का तिगुना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3:1 लिखा जा सकता है। पिता का आयु पुत्र की आयु का तिगुना, दोगुना तिगुना गुणात्मक संबंध है, इसको हम लोग रेशियो से दर्शा लेंगे। आगे देखिए, यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष, भाई पुत्र का आयु कितना वर्ष, 15 वर्ष। यहाँ से बताइए अनुपात में पुत्र का आयु कितना, 1 वर्ष, तो 15:1 का मान हो गया। हमें क्या चाहिए, पिता और पुत्र की आयु का योग, तो दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, अनुपात 4, तो अनुपात 4 का मान चाहिए तो 4 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60 वर्ष। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। क्या बोला था, पुत्र की आयु 15 वर्ष, यानी 15:1 का मान, अनुपात पुत्र का आयु अनुपात में अनुपात 1, वास्तव में 15, यानी 15:1 का मान, 1 से गुना किया अनुपात 1 का मान निकला। दोनों की आयु का योग यानी अनुपात 4 का मान, पिता का आयु पूछता है यानी अनुपात 3 का मान निकालते। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में जेंटल ब्रिज रसलेस का क्या है कोड आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा। हम लिख लेते हैं इस चीज को, जेंटल के अलावा क्या है, ब्रिज। ठीक है, और रस्टलेस है, रस्टलेस, इसका कोड क्या है भाई, इसका कोड जो है आपका यहाँ पे दिया है, इसका कोड इधर हम लिख देते हैं। कोड क्या है आपका, जेबी, जेबी, इसके अलावा ईजी, और साथ ही साथ एलजेड। यह कोड है आपका, इस तीनों में से इन तीनों का कोड है, लेकिन उस क्रम में नहीं है। किसी का कोड कहीं भी हो सकता है। इसका कोड ए वाला भी हो सकता है, ए वाला भी हो सकता है, ए वाला भी हो सकता है, आपको पकड़ना है। आगे चलिए, दूसरा क्या है सेंटेंस, ब्रिज रसलेस सॉफ्टली, ब्रिज सॉफ्टली, यही है ना। इसका कोड देखिए क्या है, इसका कोड है आपका एलजेड सी डब्ल्यू, एलजेड सी डब्ल्यू, और साथ ही साथ ईजी। हमें किसका कोड चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए सॉफ्टली का कोड। अब देखिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों सेंटेंस को आप कंपेयर करिए, और कंपेयर करके देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। तो सर इसमें कॉमन जो है, रस्टलेस यहाँ भी है, रस्टलेस यहाँ भी है, एक तो यह कॉमन हो गया। दूसरा देख लीजिए, ब्रिज यहाँ भी है, ठीक है, और ब्रिज यहाँ भी है। इसका मतलब कि दोनों में दो आपका कॉमन भी होगा, मतलब दोनों के कोड में दोनों दो कोड कॉमन भी होगा, क्योंकि ब्रिज रसलेस यहाँ भी है, ब्रिज रसलेस यहाँ भी है, तो दो कोड भी तो कॉमन होगा। तो दोनों कॉमन कोड छांटिए तो कौन है, सर यहाँ भी एलजेड है, यहाँ भी एलजेड है। इसके अलावा यहाँ भी आपका क्या है, ईजी है, यहाँ भी ईजी है। ठीक है, हटा दिए। मतलब ईजी एलजेड किसका कोड है, ब्रिज रसलेस का। दोनों में से ईजी एलजेड में से कोई एक जो होगा इसका, दूसरा इसका कोड हो जाएगा। अब बचा इसमें क्या, जेबी, यह कोड किसका होगा, जेंटल का, यह तो फिक्स हो गया। और इसमें क्या बचा, सॉफ्टली, और कोड क्या बचा, सी डब्ल्यू, यानी सॉफ्टली का कोड क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू। हमें यही बताना था कि सॉफ्टली का कोड क्या होगा, सी डब्ल्यू। आगे चलिए, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। मॉर्निंग सनराइजेज, मॉर्निंग सनराइजेज, क्या कोड दिया है इसका, देखो इसका कोड है आपका XYQ। ठीक है भाई, इसके अलावा TPJ और ZAT, यह इसका कोड हो गया। सनराइजेज ब्राइटली, आगे क्या है, सनराइजेज ब्राइटली, इसका कोड बताइए क्या है, सनराइजेज ब्राइटली का TDJ ZAT और साथ ही साथ RFP, यही तो है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए मॉर्निंग का कोड।
मॉर्निंग का कोड चाहिए ना, ठीक है भाई। दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है सर, सनराइजेज यहाँ भी है, सनराइजेज यहाँ भी है, सनराइजेज यहाँ भी है, यानी दो कोड भी कॉमन होगा। दो कोड जेट यहाँ भी है, जेट यहाँ भी है, इसके अलावा पी डी जे यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यह सनराइजेज और सनराइजेज का कोड होगा। इसमें क्या बचा, ब्राइटली, तो ब्राइटली का कोड एकमात्र बचा है आर एफ पी। हमें यही बताना, सॉरी हमें क्या बताना था, मॉर्निंग का कोड। तो मॉर्निंग का कोड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यू है ना। मॉर्निंग का कोड क्या होगा, यहाँ मॉर्निंग ही बचा हुआ है और कोड एकमात्र बचा हुआ है। यह दोनों तो कॉमन हो गया, यह दोनों सनराइजेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो कोड इस दोनों में कॉमन है, तो वह दोनों कोड हटा दीजिए। अब इसमें क्या बचा, एक्स वाई क्यू, जो इसका कोड हो जाएगा मॉर्निंग का। इधर एक ही शब्द आपका बचा हुआ है, उसी का तो कोड होगा ना। आगे अगला सवाल देख लीजिए, क्विज का सवाल है। देखिए 33 और 41 में कितना का गैप है सर, यहाँ पे ना 8 का गैप है। 41 और 57 में कितना का गैप है, 16 का गैप है। 57 और 89 में कितना का गैप है, 32 का गैप है। तो गैप समझ में आ रहा है, डबल होते जा रहा है, पहले 8 फिर 16 फिर 32। अब यहाँ पे कितना का गैप, 64 का। फिर अब कितना का गैप हम लोग देंगे, 128 का। तो जोड़ लीजिए 128, 8 3 11, लास्ट में एक वाला विकल्प सी है। 183 में क्या जोड़ेंगे, 128, तो 128 जोड़िएगा तो 3 8 11, लास्ट में एक वाला एकमात्र ऑप्शन है, बस यहीं से निकल लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक, भाई बाएं से पहला अंक तो 1 हो जाएगा, और दाएं से 12वां अंक, दाएं से 12वां 3, 3 6, 2 8 और 4 12, 12वां अंक क्या है 2। अब इसी दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है, कितना हो जाएगा 3, क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। आगे चलिए, सीरीज का यह आपका क्वेश्चन है, देखिएगा बी कितना पे होता है आपका, 2 पे, और यह 11 पे। 2 और 11 प्लस 9 किया, उसी तरह से 11 9 20 प्लस 9 हो रहा है। उसी तरह से 20, और यह सी कितना पे होता है, सी आपका 3 पे भी होता है, और साथ ही साथ सीरीज खत्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर जेड 26 पे है तो जेड के बाद फिर से ए कितना पे हो जाएगा, 27 पे, बी कितना पे, 28 पे, फिर सी कितना पे, 29 पे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सी 3 पे भी है और 26 + 3 29 पर भी है। तो यहाँ देखिए 20 है ना, तो 20 9 29 पे, यानी फिर से कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया। तो अब इसमें 9 जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, 5 और 9 14, 14 और 9 23, फिर से यहाँ 9 प्लस किया हुआ तो 9 6 15, 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। एच देख लीजिए, एच आपका कितना पे, 8 8 9 17, 17 और 9 26, 26 फिर में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और 9 और 9 18, क्या आ जाएगा, आर, एल ओ आर, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई जो है आपका 9 पे भी है और 26 + 9 पे भी है। ठीक है, तो इसमें +9 ही तो किया गया है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, देखते हैं कौन से विकल्प के साथ यह रिलेशन बन रहा है। तो अगर 17 लेते हैं तो 17 10 27, तो 15 10 25, यह तो संबंध नहीं बना। और कुछ हो सकता है क्या, 17 10 27 और 15 10 25 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 11 लेके देखते हैं, 11 दूना 22 5 27, 15 दूना 30 5 35, विकल्प सी आंसर हो जाएगा। देखिए 11 से 27 का संबंध, 11 दूना 22 5 27 हो गया, तो उसी तरह से 15 को करिए, 15 दूना 30 5 35 हो रहा है। एक्स के जगह 11, वाई के जगह 35 लीजिए। यह जो है वह आपका एक्स के साथ जो संबंध 27 का है वही संबंध 15 का वाई के साथ आ जाता है। विकल्प सी आपका आंसर। बहुत इजी सा सवाल आपका यहाँ है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, पैटर्न आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक हो जाना चाहिए। आगे देखिए, असंगत चुनना है। सुनिए इसमें से विषम कौन है, ओ और भी के बीच 15 22 7 का गैप है ना। यहाँ पे देखिए 24 और 16 8 का गैप, 7 और 8 का गैप चल रहा है। इधर देख लीजिए डी कितना पे है, 4 पे, और आई 9 पे, इधर तो आपका 5 का गैप हो गया। और पी 16 पे और डब्ल्यू 23 पे, यहाँ पे कितना का गैप हो गया, 7 का गैप। ठीक है भाई, एक चेक करेंगे क्लियर हो जाएगा, या तो 5 7 चल रहा होगा या 7 8। इन 14 पे और यू आपका 21 पे, 7 का, डब्ल्यू 23 पे, और ओ आपका कितना पे, 15 पे। तो 15 और 8 23 8 का, यानी 7 8 7 8 वाला ही आपका सही होगा। विषम इसमें कौन हो जाएगा, विषम आपका जब 2 मैच कर गया तो यह भी 7 8 कहीं गैप दे रहा होगा, हमें विषम चुनना है। यहाँ 5 7 जैसे डिफरेंट दिखा, जैसे यहाँ 7 8 है, यहाँ 5 7 है। अब अगला जैसे ही चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। अगर 7 8 आया इसका मतलब यह विषम, अगर 5 7 आता है इसका मतलब यह विषम हो जाता है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, देखिए आर 18 पे, वाई कितना पे, आर 18 पे, और वाई है आपका 25 पे, यहाँ 7 का गैप हो जाएगा। ए आपका कितना पे है, एस आपका 19 पे, और ए आपका 27 पे, 8 का गैप, 19 पे और ए 27 पे, ऐसे भी तो होता है ना।
आप ए को ले सकते हैं 1 पे, तो 1 पे लीजिएगा तो 1 और 19 में 18 का गैप हो जाएगा, लेकिन ए 27 पे भी तो होता है, तो 27 और 19 में कितना का गैप, 8 का गैप, तो बाकी सब में 7-7 का गैप आपका चला, इसमें आपका एक जगह गैप कम था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए। 4 L 12 पे, 4 8 12, 12 8 20, 20 और 8 28, अब यहाँ पे 28 8 36, 36 नंबर पे कौन होगा, जो 10 नंबर पे होता है, यानी कि जे। और यहाँ भी 2 है, 2 8 10, देखिए 7 है, 7 और यहाँ पे 8 15, 15 8 23, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31, 5 है और 5 और 8 13, 13 पे कौन आ जाएगा, एम। भाई ई 5 नंबर पे है और 26 5 31 पर भी है, तो जब हम इधर से चलेंगे 23 है ना, तो 23 से अगला को हम क्या देखेंगे, ई कहाँ पे है, 26 प्लस 5 31 पे, तो 8 का गैप हो गया। अब फिर से ई को अपने पोजीशन पे आने दीजिए, 5 और 8 13, एम हो जाएगा। 10 पे, 10 8 18, 8 26, 8 और फिर 8 जोड़ेंगे 16, क्या हो जाएगा, पी, जे एम पी, जे एम पी, जे एम जैसे मैच किया हम छोड़ देते हैं, विकल्प ए आंसर। आगे चलिए, बोला है, जॉन केट लिसा मेरी नील और उमर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जॉन केट लिसा मेरी नील और उमर, कितना व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है ना, तो सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए हम यहाँ पे जगह पहले बना लिए। सबका चेहरा कहाँ पे है, केंद्र की ओर, 1 2 3 4 5 और 1 6, सभी 6 व्यक्ति को बैठने के लिए यहाँ पे हम जगह बना लिए। अब आगे देखिए, क्वेश्चन का पहला लाइन, जॉन केट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। जॉन कहाँ है, केट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला व्यक्ति को कहीं बिठा लीजिए, हम यहाँ पे केट को बिठा लिए, तो केट के बाईं ओर, केट, जॉन कहाँ है, केट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर देखिए पहला दूसरा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका जॉन है, ठीक है, जॉन यहाँ पे बिठा लिए केट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। आगे देख लीजिए, आगे क्या बोला है, लिसा केट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। लिसा केट के दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर तीसरा, यहाँ पे कौन है, लिसा। लिसा कहाँ पे है, केट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। आगे, मेरी लिसा के ठीक बाईं ओर। मेरी कहाँ है, लिसा के ठीक बाईं ओर, यहाँ पे लिसा है, लिसा के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका मेरी है, ठीक है। मेरी लिसा के ठीक बाईं ओर बैठी है। नील केट के ठीक दाईं ओर बैठा है। नील कहाँ है, केट के ठीक दाईं ओर। नील कहाँ है, केट के ठीक दाईं ओर, यानी यहाँ पे आपका कौन होगा, यहाँ पे आपका नील हो जाएगा, केट के ठीक दाईं ओर बैठा है। उमर के दाईं ओर से गिनने पर उमर और मोरी के बीच कितने व्यक्ति। अब देख लीजिए, 6 में से 5 व्यक्ति को बिठा लिए, एकमात्र व्यक्ति बचा हुआ है कौन, उमर, तो बचे हुए सीट पर इस बचे हुए व्यक्ति को बिठा लीजिए, हो गया। सवाल पूछा है, उमर के दाईं ओर से गिनने पर उमर और मेरी। उमर के दाईं ओर से गिनने पर उमर और मेरी, यहाँ पे उमर, दाईं ओर से चलेंगे तो यहाँ मेरी, इसके बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। आंसर हो जाएगा, उमर के दाईं ओर से गिनने पर उमर और मेरी के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है। हमने डायरेक्शन के अंदर आपको क्या बताया था कि हमेशा आपको दाहिने हाथ की तरफ क्या लेना है, पूरब। जब भी पूरब चलना होगा दाहिने हाथ की तरफ चलिएगा, पश्चिम चलना होगा बाएं हाथ की तरफ चलिएगा, उत्तर चलना होगा ऊपर की ओर चलिएगा, और दक्षिण चलना होगा कहाँ चलना है, नीचे की ओर चलना है ना, नीचे की ओर चलना है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, ठीक है। और जब भी आपको दाएं मुड़ना होगा तो घड़ी के दिशा में, जहाँ जब भी आपको दाएं मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़िएगा, कैसे, घड़ी के दिशा में, और बाएं मुड़ना होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। जहाँ भी बाएं मुड़ना होता है तो क्या मुड़ते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा। कल के क्लास में भी इस चीज़ को बताए थे। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे हम लोग। बोला है, प्रकाश बिंदु ए से आरंभ करता है पूरब की ओर 30 किलोमीटर। यह बिंदु आपका ए हो गया। यहाँ से प्रकाश चलना शुरू करता है और पूरब की ओर चलता है कितना, यह पूरब की ओर चलता है 30 किलोमीटर। चलिए यह दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिए, 30 किलोमीटर। फिर बोला है दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर। दाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, दाईं ओर मुड़ा और 18 किलोमीटर। आगे चलिए, फिर बोला है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर। यहाँ से फिर दाईं ओर यानी घड़ी के दिशा में फिर से मुड़ेगा और कितना चलता है आपका, 17 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे चलिए, फिर दाईं ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़िए, दाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर। यह पूरा 18 है, 9 मतलब इसका आधा ही लीजिएगा आप, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 13, यहाँ से बाईं ओर यानी घड़ी के दिशा में बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 13 किलोमीटर। कितना चला है, 13। देख लीजिए, इधर पहले कितना चल चुका था, 17, तो यह तो 17 ही है ना, यह जो गैप होगा 17 ही होगा। आगे देख लीजिए, फिर जब 13 चला तो 17 + 13 30, यानी बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। यह 30 है, इधर हम लोग 17 चले थे, फिर 13 चलेंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाएंगे, यहाँ पे पहुंच गया।
और एक बिंदु पर पहुंच जाता है। अब चलिए इस बिंदु पे पहुंच गया। अब पूछा क्या है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम और किस दिशा में चलना चाहिए। अब इस बिंदु तक पहुंचना है, इसी बिंदु से तो चलना शुरू किया है और यह आपका फाइनल बिंदु है, इसको हम बी मान लेते हैं, यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको यहाँ पे चलना है तो किस दिशा में चलना होगा, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर दिशा में। और कितना किलोमीटर चलना होगा, देख लीजिए यहाँ पे, यह आपका 9 है ना, और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था 18, तो 9 चल चुका है, मतलब कि 9, तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर इसको जो है और चलना पड़ेगा। इस ग्राफ को देख करके आप आसानी से इस बात को बता सकते हैं। जब भी दाईं ओर मुड़ने के लिए बोले तो क्या करिएगा आप, दाईं ओर मुड़ने के लिए बोले तो घड़ी के दिशा में मुड़िएगा, और बाईं ओर मोड़ने के लिए बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में आपको मोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो दूसरा सेट है वह भी कंप्लीट हो गया और अच्छे से इसको भी हम लोग देख लिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि टेक्नीशियन का टोटल हम लोग 5 करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे दूसरे एग्जाम की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला सेट। थैंक यू, जय हिंद।